हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिनारायण साहू गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के निर्वाचन के बारे में, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग नंबर 15 में दिया गया है। भाग नंबर 15 में निर्वाचन का प्रावधान दिया गया है। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो निर्वाचन में सबसे पहले हम शुरू करते हैं उसके कुछ संवैधानिक प्रावधानों को, जिन आर्टिकल्स को हमें याद रखना है। तो हमें इनमें से 3 आर्टिकल्स याद रखना है। इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 324 से 329 तक दिया गया है लेख। इन आर्टिकल्स में निर्वाचन के बारे में प्रावधान है और निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान है। तो आर्टिकल नंबर सबसे पहले 324 के बारे में हम बात करते हैं। तो 324 में लिखा हुआ है कि संसद और राज्यों की विधानसभाओं, संसद राज्यों की विधानसभा, संसद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं, और राज्यों की विधानसभाओं, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन, निर्देशन, नियंत्रण की जिम्मेदारी केंद्रीय चुनाव आयोग की होगी। ठीक है, अर्थात जो संसद में लोकसभा के सदस्यों के चुनाव होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री वाले जो चुनाव होते हैं, वह केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। और राज्यों की विधानसभा अर्थात मुख्यमंत्री और विधायकों के जो चुनाव होते हैं, वह भी केंद्रीय चुनाव आयोग करवाता है। इनके साथ ही राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव भी कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक बात और बता दूं, एक राज्य निर्वाचन आयोग भी होता है राज्यों में, वह राज्य की विधानसभाओं का चुनाव नहीं करवाता। याद रखना, राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा होते हैं। और जो राज्यों के राज्य निर्वाचन आयोग होते हैं, वह किसके चुनाव कराते हैं? तो वह कराते हैं नगरीय निकायों, नगर पालिकाओं, नगर निगम और पंचायतों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। याद रखना, राज्य निर्वाचन आयोग राज्य विधानसभाओं के चुनाव नहीं कराता है। राज्य निर्वाचन आयोग नगर निगम और पंचायतों के चुनाव कराते हैं। याद रखना है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। फिर अगला आर्टिकल दिया है 325। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची होगी, वोटर लिस्ट होती है, मतदाता सूची होती है। इसका उल्लेख आर्टिकल 325 में है। और आर्टिकल 326 में है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, मत देने का अधिकार किसे होता है? जो 18 वर्ष या उससे ऊपर का व्यक्ति होता है और जिसका मतदाता सूची में नाम जुड़ जाता है, वह क्या होता है? मत देने का अधिकारी होता है। पहले यह आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 1989 में एक संविधान संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन, 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989, जिसके तहत यह आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी थे। याद रखने, पूछा जाता है इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी। उनके समय उन्होंने करवाया था। ये तो हो गए संवैधानिक प्रावधान निर्वाचन आयोग के। अब हम बात करते हैं मुख्य जो अपना केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसके बारे में। तो जो हमारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वह 3 सदस्यीय होता है मुख्य रूप से, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयोग होते हैं। क्लियर है? पहले यह 1 सदस्यीय था, उसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। पहले इस संगठन, इस संरचना के बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो 3 सदस्यीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, यह बहुमत के आधार पर कार्य करता है। क्या करता है? बहुमत के, इनमें से 2 का जो मत होगा वही डिसीजन माना जाएगा। ठीक है। अगर बात करें इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त, तो तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। फिर इनका कार्यकाल, तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इनका 6-65 वर्ष, 6-65 वर्ष में से जो भी, अर्थात या वह मैक्सिमम 6 वर्ष तक पद पर रहेगा या उसकी आयु 65 वर्ष हो जाए, जो भी पहले हो जाए वह क्या हो जाए, उसमें रिटायर हो जाएंगे। और अन्य निर्वाचन आयोग 6 और 62 वर्ष, 6 वर्ष तक मैक्सिमम रह सकता है या 62 वर्ष की आयु तक मैक्सिमम उस पद पर रह सकते हैं। इनके वेतन भत्ते सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान होते हैं। पदमुक्त, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को संसदीय प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, वैसे ही इनको ये त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। अब बात करें इनकी योग्यता,
योग्यता, तो एक बात मैं बता दूं, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किस योग्य व्यक्ति को, किस योग्यता को ही नहीं दी गई है कि क्या होना चाहिए तभी वह मुख्य निर्वाचन आयोग बन सकता है। तो किसी को भी मुख्य निर्वाचन आयोग बनाया जा सकता है, लेकिन जनरली क्या होता है, जिसको काबिल व्यक्ति को ही इस पद पर बैठाया जाएगा। तो ये हो गई इसके बारे में। अब हम बात करते हैं किस चीज के बारे में, इनके जो एक सदस्य हुआ करता था फिर कब 3 सदस्य हुआ, उसमें क्या कहानी हुई, आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम उसकी बात करते हैं। हम यहाँ बात करते हैं निर्वाचन आयोग के एक सदस्य बहुसदस्यीय होने की कहानी के बारे में। क्या हुआ, जब 1950 में निर्वाचन आयोग बना तब एक सदस्य हुआ करता था, अर्थात वहां पर एक ही मुख्य निर्वाचन आयोग हुआ करता था। तो 1950 से 1989 तक ये एक सदस्य रहा, लेकिन 89 में इसे बहुसदस्यीय बनाया गया, पर कुछ विवाद हुए तो वापस इन्हें क्या कर दिया गया, एक सदस्य कर दिया गया, और इस बहुसदस्यीय में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त जोड़े गए थे। फिर क्या हुआ, 1993 में वापस इन्हें बहुसदस्यीय मुख्य निर्वाचन आयोग के साथ 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त जोड़े गए, और जब इसमें भी विवाद हुआ तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बहुसदस्यीय निर्वाचन आयुक्त भी वैध रहेगा, यह असंवैधानिक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैधता की पुष्टि कर दी। अब मैं बात करता हूं कि जो ये निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराते हैं उनके बहुत सारे कार्य होते हैं, इन कार्यों को भी हम देख लेते हैं। तो उन कार्यों के लिए भी संसद के द्वारा 2 प्रकार नियम बनाए गए हैं। एक तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 बनाया गया, ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि जो चुनाव के लिए जो एक अधिनियम या कानून है वह कौन सा है, तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो कानून है वह राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 है। इसके तहत जो भी कानून बनाए गए हैं उसके अनुसार निर्वाचन किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य की। ये निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं, यह तो सबको मालूम है, शुरू में हमने पढ़ लिया कि यह संसद के सदस्यों तथा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन का कार्य कराता है। उसके साथ साथ वह क्या करेगा, मतदाता सूची तैयार करेगा। सभी को मालूम मतदाता कौन होते हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर होती है। इसका प्रावधान भी हमने देख लिया। परिसीमन, परिसीमन क्या होता है, देखिए क्या होता है, हर 10 साल में जब जनगणना होती है तो जनसंख्या बढ़ जाती है, किसी क्षेत्र में कम बढ़ती है, किसी क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ती है। तो लगभग प्रत्येक सदस्य पर लगभग एक सी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व रहे, इसके लिए क्या होता है, जैसे मान के चलिए एक शहर है भोपाल और एक शहर है इंदौर, तो भोपाल की जनसंख्या मान के चलो ज़्यादा बढ़ गई, या भोपाल की ज़्यादा बढ़ गई, इंदौर की कम बढ़ी, तो क्या होगा, वहाँ का अगर एक सांसद चुना जाएगा तो क्या होगा, एक सांसद पे ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे और इंदौर में कम करेंगे। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, लगभग उतने ही लोग हर सदस्य पर प्रतिनिधित्व करें, तो इसके लिए क्या करते हैं, कुछ क्षेत्र को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं, जिससे लगभग एक सी जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव हो सके। ठीक है, तभी आपने सुना होगा ये जो गांव था पहले इस विधानसभा या इस संसदीय क्षेत्र में आता था, अब दूसरे में आने लगा, वो होता परिसीमन। फिर जब चुनाव होने होते तो चुनाव का कार्यक्रम तय करते हैं, कितने चरणों में होना है, कैसे होना है, किस ईवीएम से होना है, बैलेट, अब तो सारे ईवीएम से होने लगे हैं। चुनाव के लिए आचार संहिता, क्या नियम होंगे, क्या क्या करना वैध रहेगा, क्या अवैध रहेगा, ये सब आचार संहिता में होता है, उसके पूरी डिटेल रहती है। मतदाता पहचान पत्र जारी करना, विवादों, कोई विवाद हो जाता है निर्वाचन से संबंधित तो विवादों का निपटारा करना, और अगर कोई सदस्य विवाद के बाद कोई अयोग्य रहता है, चाहे वो संसद सदस्य हो या विधानसभा का सदस्य हो, तो निर्वाचन आयोग क्या करता है, उन सदस्य को अयोग्य ठहराने की सिफारिश करता है राष्ट्रपति से, और अगर राज्य की विधानसभा का है तो राज्यपाल से, फिर वह राष्ट्रपति या राज्यपाल उन्हें क्या करते हैं, उन्हें अयोग्य घोषित करते हैं। लेकिन सिफारिश कौन करते हैं, ये निर्वाचन आयोग, इनकी सिफारिश पर ही राष्ट्रपति या राज्यपाल उन्हें आयोग घोषित कर सकते हैं। तो यह हो गए निर्वाचन के प्रावधान, इनमें से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे एग्जाम्स में। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।